Hello student, good evening. Myself is जगदीश चौधरी, टीम बॉटनी, एजे अकेडमी जयपुर। तो स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में हमने सेल थ्योरी और सेल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें सेल थ्योरी में जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में देखा था, सेल थ्योरी का क्या ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम किया, सारा सब कुछ देखा था हमने। और लास्ट में हमने सेल थ्योरी का एक्सेप्शन देखा था जिसमें वायरसेस को हमने पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में अगर हम बात करें तो सेल जो होती है वो टू टाइप्स होती है, एक प्रोकैरियोट सेल होती है, एक यूकैरियोट सेल होती है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के क्या क्या मेन डिफरेंस है, देखिए प्रोकैरियोट सेल है, आपने 5 किंगडम पढ़ा होगा। 5 किंगडम में आपने मोनेरा पढ़ा होगा। मोनेरा में बैक्टीरिया पढ़ते हैं जिसमें प्रोकैरियोट सेल में उसको इंक्लूड करते हैं। यूकैरियोट में हम फंजाई, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल ये सारे पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल है, इसमें जो बैक्टीरिया है उसकी हम यहाँ डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। बैक्टीरिया वाला जो अपना अलग सेगमेंट वाला पेपर आएगा उसमें हम जो आपके माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी वाला पेपर है उसमें हम बैक्टीरिया की डिटेल से स्टडी करेंगे। हम यहाँ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या मेजर डिफरेंस है उसके बात करेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ इसमें बैक्टीरिया को नहीं पढ़ेंगे, केवल डिफरेंस की बात करेंगे। हम यूकैरियोट सेल को हम आगे डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसमें सेल एनवलप होगा, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को डिस्कस करने जा रहे हैं अगले टॉपिक में। इसका अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा सेल वॉल का होगा। और प्रोकैरियोट में यहाँ केवल इसके बेसिक डिफरेंस देखेंगे। आगे का जो भी है वो जब हमारा पैथोलॉजी वाला पेपर स्टार्ट होगा उसमें हम बैक्टीरिया की डिटेल स्टडी वहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में बेसिक डिफरेंस। तो हम जानते हैं कि जो ये टर्म है प्रोकैरियोट में जो प्रो है उसका मीन्स होता है बिफोर या प्रिमिटिव, और जो कैरियन है कैरियोटिक है उसका मतलब होता है कैरियन का मीन्स क्या होता है न्यूक्लियस। इसी बात करें इसी प्रकार यूकैरियोट में यू जो है उसका मीन्स होता है ट्रू, और कैरियोटिक कैरियन, और कैरियन का मीन्स वही न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात करते हैं, तो नाम से पता चल रहा है कि बिफोर पहले और प्रिमिटिव, तो कह सकते हैं कि इसमें हम डायग्राम से देखते हैं इसको। तो इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक सेल वॉल होती है जो सबसे आउटर मोस्ट होती है, और इसके अंदर जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे जो भी ऑर्गेनल है वो अंदर उसमें डूबे रहते हैं। चाहे आप राइबोसोम ले लो, राइबोसोम की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है, ठीक है। यूकैरियोट में 70S और 80S दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल जो है उसके जेनेटिक मटेरियल में उसकी बाउंडेशन नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में डूबा रहता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। नेक्ड डीएनए होता है, ठीक है। नेक्ड डीएनए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है उससे ऐसे ही डूबा रहता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल के इनर देखिए तो सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन हम एक बेसिक डायग्राम बना रहे, कंप्लीट यहाँ इसका हम नहीं देख रहे, मेजर क्या डिफरेंस है वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा आप, ये हो जाएगी आपकी सेल वॉल। सेल वॉल के बाद में इसकी अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है। और यहीं आपको न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है उसकी प्रेजेंस भी आपको देखने की मिलेगी, बट इसमें क्या न्यूक्लियोलस केंद्रिका की एब्सेंस मिलेगी, ठीक है। और एक प्रॉपर मेम्ब्रेन के द्वारा जो इसका साइटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो यूँ कह सकते हैं जो ये न्यूक्लियस है उसमें जो लिक्विड है उसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके जो न्यूक्लियस के जो बाहर की तरफ है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो यूँ कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है एक सेपरेट मेम्ब्रेन के द्वारा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं, जबकि ऐसा इसमें कुछ नहीं है क्योंकि ये प्रिमिटिव है और ये क्या है, ट्रू, एक सत्य न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस की प्रेजेंस इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो हो गई एक बेसिक डिफरेंस।
सेकंड जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, स्मॉलर इन साइज में छोटी होती है कंपेयर यूकेरियोटिक कोशिका के। यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, लार्जर इन साइज, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि यूकेरियोटिक जो प्रोकैरियोट जो है जिसमें आप क्या पढ़ते हो, बैक्टीरिया जो है हमेशा इसमें कहा गया है कि ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। जबकि हम यूकेरियोट की बात करें तो यूकेरियोट में क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म आपको देखने को मिलती है। जैसे कुछ प्रोटिस्ट है तो यूनिसेलुलर हो जाएंगे, कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होती है और मल्टी सेलुलर में आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, फंजाई मिल जाएगी। तो इसमें यूकेरियोट में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास जो पॉइंट है वो है कि वेल डेवलप्ड ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंस। क्यों हमने देखा था, क्योंकि यहाँ प्रॉपर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस की प्रेजेंस है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, नेक्ड डीएनए मिलेगा जिसको आप जीनोफोर या न्यूक्लियड बोलते हो। तो इसमें जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की प्रेजेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। जबकि इसमें हम देखें तो इसमें देखते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो कोशिका का साइटोप्लाज्म है वो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ तक आप आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रोकैरियोट में। इसमें हो जाएगा कि सिंपल एंड प्रिमिटिव इन नेचर। हमने बोला था कि प्रोकैरियोट सेल जो है, बैक्टीरिया सेल आप ले लो, बिल्कुल यूनिसेलुलर होती है, सिंपल होती है, ठीक है, और प्रिमिटिव इन नेचर। हमने देखा था कि नाम से पता चल रहा प्रो टर्म जो है वो प्रिमिटिव आ रही है। तो प्रिमिटिव इन नेचर मतलब इंसेंट सेल, मतलब पुरानी कोशिका। जैसे अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था तो सबसे पहले यही इस अर्थ पे आए थे, इसलिए इनको पुराना, क्योंकि एक जो प्रॉपर इसमें न्यूक्लियस होना चाहिए उसकी प्रेजेंस इसमें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसको प्रिमिटिव हम बोलते हैं। तो हो जाएगा सिंपल एंड प्रिमिटिव इन नेचर। यूकेरियोट में देखते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल, प्रॉपर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे हमने देखी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड था, उसमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस थी। न्यूक्लियस की प्रेजेंस केवल हमने यूकेरियोट में देखी थी, वहाँ न्यूक्लियस की प्रेजेंस क्या थी, एब्सेंस थी। तो ये इसलिए इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड फुली डेवलप्ड। क्योंकि फुली डेवलप्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर मेम्ब्रेन और सारा सब कुछ प्रॉपर था। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखें तो उसमें है क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, क्रोमोसोम आर नॉट फॉर्म्ड, सॉरी इसमें आएगा क्रोमोसोम आर नॉट फॉर्म, क्रोमोसोम आर नॉट लिख लेना यहाँ, क्रोमोसोम आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्रॉपर न्यूक्लियस की प्रेजेंस के नहीं होने के कारण यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो सेल डिवीजन के दौरान देखने को आपको नहीं मिलेंगे। क्रोमोसोम आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसकी अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि वेल डेवलप्ड सेल है, सारा सब कुछ है, आपको वेल डेवलप्ड जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें कह सकते हैं कि क्रोमोसोम आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है आपका उसमें देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इज़ द नॉट सेपरेटेड। हमने देखा था क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल था जिसको हमने न्यूक्लियोड या जीनोफोर बोला था, उसमें कहीं भी कुछ भी न्यूक्लियस के जो जेनेटिक मटेरियल था उसके प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं थी, न्यूक्लियस की एब्सेंट थी, तो उसमें मतलब कह सकते हैं कि नॉट सेपरेट, साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं था, साइटोप्लाज्म में ही डूबा हुआ था। इसकी अगर हम बात करें तो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, सारा सब कुछ हमने डायग्राम में देखा था। तो कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इज सेपरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो राइबोसोम की हम यहाँ बात करेंगे। आपने देखा होगा कि राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम, 2 टाइप्स राइबोसोम आपको देखने को मिलते हैं, एक 70S होता है और एक 80S होता है। ध्यान रखना ये जो S है ना, ये स्वेडबर्ग
यूनिट है, एक स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था, उन्हीं के नाम के बेस पे ये यहाँ ये जो यूनिट है ये एस इसलिए यूज किया जाता है। इसका मीन्स है कि स्वेडबर्ग यूनिट, क्योंकि स्वेडबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसमें जो प्रोक्यूरियोट है, इसमें राइबोसोम की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि राइबोसोम आपको केवल और केवल 70S मिलेंगे, जिस जो किससे मिलकर बने होते हैं 50S और 30S से। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 70S और 80S दोनों मिलते हैं। कुछ किताबों में लिखा हुआ केवल 80S, तो आपको बता दें इसमें 70S भी मिलता है। 70S की प्रेजेंस अगर हम बात करें तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा, उसमें 70S राइबोसोम भी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। जब डिटेल स्टडी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, उसकी अच्छा वेटेज रहता है उसमें। अगर हम बात करें क्वेश्चनों की तो क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं और उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पायरेशन में अच्छा रोल प्ले करता है। ईटीएस में ईटीएस आएगा, ईटीएस में जो फिजियोलॉजी में, तो रेस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छा खासा रोल होता है और क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस में, तो उसको पढ़ेंगे। तो उसमें जो है ना 70S और 80S दोनों की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ द म्यूरिन हो गया, अदर सब्सटेंस इसमें मिलेंगे। मतलब कह सकते हैं कि सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन आपको देखने को इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर सेल्यूलोज नहीं मिलेगा तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। क्या मिलेगा, मेनली इसमें मिलता है म्यूरिन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, और एनिमल में सेल वॉल की एब्सेंस के कारण ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर है तो इसी चीज़ का है कि एनिमल में सेल वॉल कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में जो है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आपको सेल वॉल मिलती है, प्रोटिस्टा में आपको सेल वॉल मिलती है। तो प्लांट में क्या मिलती है, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। मेनली हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सारा सब कुछ होता है, बाकी मेनली जो होता है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। हम फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, वो बना होता है काइटिन का। काइटिन जो होता है वो एक ग्लूकोज का होमोपोलीमर होता है, एन एसिटाइल ग्लूकासामिन नाग। ठीक है, इसको हम डिटेल से जब सेल वॉल स्टडी करेंगे तो उसमें हम डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। जबकि एक आपने पढ़ा होगा माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल की एब्सेंस पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा एक प्रोटिस्ट है, ठीक है, उसको एक अलग से स्टडी करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल की एब्सेंस के कारण उसको पादप जगत का जोकर या पादप जगत का, प्लांट किंगडम का बहरूपिया कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि इतना आपके सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। तो ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखते हैं आगे। तो अगला पॉइंट जो इसमें होगा हमारा डिफरेंस में, अगला जो है वो है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। अगर इसमें प्रोकैरियोट सेल में हम देखें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो जितने भी सेल ऑर्गेनल है, जितने भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी, ईआर, राइबोसोम मिलेगा, केवल 70S मिलेगा, ये सारे कंप्लीटली इसमें एब्सेंट होते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जितने भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो सारे इसमें उपस्थित मिलेंगे। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, ईआर देख लो, गोल्जी बॉडी, सारे सब कुछ इसमें मिलेंगे, जबकि प्रोकैरियोट में सारे आपको एब्सेंस मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा उसमें है कि रेस्पायरेशन अकरिंग मीजोसोम। आपने देखा होगा जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करेंगे तो उसमें जो उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी की इनर फोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या बोलते हो आप, मीजोसोम। ये मीजोसोम जो है इसका क्या रोल है, तो हम बात करें तो मीजोसोम जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, देखो हम बात की थी कि जितने भी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, वो सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, वो क्या एब्सेंट है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है
वो जीवित रहने के लिए रेस्पिरेशन सफिशिएंट तो करेगा। तो फिर ये कैसे करेगा? तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है मीजोसोम। मीजोसोम उसको कहा जाता है। उसी पे उसके द्वारा ही उसमें श्वसन की क्रिया स्टार्ट होती है। और उस मीजोसोम जो इनर फोल्डिंग होती है उसी पे सारी इसके रेस्पिरेटरी एंजाइम की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्रोकैरियोट में वो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो मेजोसोम। इसमें यूकैरियोट में अगर हम बात करें तो यूकैरियोट में जो रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इसमें होती है। जब हमारा फिजियोलॉजी स्टार्ट होगा, फिजियोलॉजी में जो हमारा रेस्पिरेशन श्वसन वाला चैप्टर है उसमें 3 स्टेप हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। उसमें फर्स्ट हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल के बाद हम ETS पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उससे कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वह आपको ये हम अच्छे से उसको स्टडी करेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो रेस्पिरेशन श्वसन में रोल प्ले करता है वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हम नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें है कि साइटोप्लाज्म नो स्ट्रीमिंग, नो एंडोसाइटोसिस और नो एक्सोसाइटोसिस। मतलब कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में न तो आपको कुछ गति देखने को मिलेगी, एंडोसाइटोसिस, अंतःग्रहण और बाह्य ग्रहण, ऐसी जो ये सारी क्रियाएं ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जबकि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो गतिशील होता है, गति उसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यूँ कह सकते हैं कि जो हमने इसमें डायग्राम में भी देखा था थोड़ी देर पहले, उसमें हमने डायग्राम में दिखाया था कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। बट उसमें कहीं ना कहीं ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल वॉल, उसमें हम स्टडी करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा उसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक दूसरे में एक्सचेंज उनका होता रहता है, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं इसमें देखने की मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल इज़ कम्प्लीटली इसमें एब्सेंट होती है। वैक्यूल की रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका आपको प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। जबकि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में वैक्यूल की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और वैक्यूल की प्रेजेंस है वो केवल ओनली यूकैरियोट में, केवल प्लांट जो है उसमें आपको वैक्यूल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। प्लांट्स में भी आपके कुछ ब्रायोफाइट्स उसमें मिलेगी, एल्गी में नहीं मिलेगी कुछ केसेस को छोड़ के। बाकी टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो इसमें आपको देखने को वैक्यूल की प्रेजेंस मिलेगी। वैक्यूल ये होती है, वैक्यूल की जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वैक्यूल की जो झिल्ली होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो होती है टोनोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अभी हमने पहले बात की थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब हम डायग्राम बनाए थे तो उसमें था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस केंद्रिका, इसकी सारी की एब्सेंस आपको देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, वो सेपरेट नहीं होता है, उसी में डूबा हुआ रहता है। जबकि इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस था वो साइटोप्लाज्म से क्या सेपरेट था, किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्लाज्मोडेस्माटा की प्रेजेंस पाई जाती है, जिसके द्वारा हम बात करें तो कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एक दूसरे में एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आपने आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है डिफरेंस में, उसमें ये हो जाएगा कि फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला प्रोकैरियोट में अगर फ्लैजिला की हम बात करें तो उसमें है कि प्रेजेंस इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में फ्लैजिला की आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगी, बट डू नॉट हैव 9+2 अरेंजमेंट जो होता है फाइब्रिलर
अरेंजमेंट होता है वो आपको इसमें एब्सेंट होगा। जब हम सेंट्रियोल की स्टडी करेंगे, फ्लैजिला की स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हमारे कुछ लेक्चर में ये इसकी स्टडी करेंगे फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला की स्टडी में हम देखेंगे कि 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर से डायग्राम बेस्ड अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट इन सम स्पीशीज, कुछ इसकी जो जातियाँ होती है उसमें आपको फ्लैजिला की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, बट उसमें जो 9+2 फाइबुलर अरेंजमेंट होता है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं यूकेरियोट की। तो यूकेरियोट में आपको फ्लैजिला की प्रेजेंस मिलेगी और मिलने के साथ साथ सभी में 9+2 फाइबुलर जो अरेंजमेंट होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्लैजिला वाला डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो होता है सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें तो उसमें होता है कि डिवाइड बाय सिंपल लाइक फ्यूजन, मतलब सिंपल तरीके से एक सेल से दो सेल, फ्यूजन, विखंडन, खंडन, या फिर किसी में एक फ्रेगमेंट बन जाएगा उससे डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से डिवीज़न होता है इसमें। यूँ कह सकते हैं कि इसमें कोई माइटोसिस और कोई मियोसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन है उसकी एब्सेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पिंडल इज़ नॉट फॉर्म्ड। हम जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने के बाद जब हम मूव करेंगे सेल डिवीज़न की, सेल साइकिल की ओर, तो उसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, ये जब हम एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी जो प्रावस्थाएं इनकी स्टडी करेंगे तो उसमें स्पिंडल जो फाइबर होता है ना, वो फॉर्मेशन होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब इसमें माइटोसिस और मियोसिस की एब्सेंस मिलती है तो इसमें स्पिंडल जो फाइबर फॉर्म्ड होते हैं वो इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें है कि सेल्स डिवाइड बाय द माइटोसिस एंड मियोसिस, और यही हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल साइकिल वाला, उसमें हम डिटेल से सेल साइकिल में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड को हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब इसमें आप कह दो कि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंस होता है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट होता है, सारे। तो हमने एक चीज़ लिख दिया था कि ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल आर कंप्लीटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, जबकि इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो हम एक एक नहीं लिखेंगे, वो सारा सब कुछ आ गया। ये एक बेसिक डिफरेंस था जो एक मतलब अच्छे से और सटीक। बाकी इसमें आप और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, ये अगर इतना कर लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में ही आ गया होगा। और अब जो भी होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट क्लास में जब भी अपना होगा हम उसमें स्टार्ट करेंगे सेल एनवलप। सेल एनवलप में दो चीज़ें होती है, एक तो सेल वॉल पढ़ते हैं, सेल वॉल की स्टडी करेंगे, और एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वाला मैं बता दूँ, आपका जो लेक्चर होगा वो 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा सेल मेम्ब्रेन। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स, उसको सीक्वेंस वाइज उसमें मॉडल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। कि कैसे एक जो सबसे पुराना मॉडल था उससे जो सिंगर निकोलसन 1972 वाला जो मॉडल है, जो उसको आजकल मॉडर्न मॉडल के रूप में हम पढ़ रहे हैं, उसमें सीक्वेंस वाइज सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसके फंक्शन पढ़ेंगे, उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, सारा इसमें हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका अच्छा खासा वेटेज होता है क्वेश्चनों का सेल मेम्ब्रेन से। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया। और ये एजे एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाइएगा और उस पर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दे सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।